हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बेहद खास किताब हाउ वी लर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट स्टानिस्लास डेहाइनी ने लिखा है। ये किताब हमें यह समझाने में मदद करती है कि हमारा दिमाग कैसे सीखता है, नई जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे लंबे समय तक याद रखता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर किसी भी उम्र में बेहतर सीखने की कला में माहिर होना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। हम सभी ने कभी न कभी यह सोचा होगा कि कुछ लोग इतनी जल्दी और आसानी से चीज़ें क्यों सीख लेते हैं, जबकि दूसरों को ज़्यादा समय लगता है। हाउ वी लर्न इस रहस्य को वैज्ञानिक तरीके से उजागर करती है और ये बताती है कि हमारा मस्तिष्क किस तरह से जानकारी को ग्रहण करता है, उसे स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त करता है। स्टैनिस्लास डेहाइने बताते हैं कि सीखने की प्रक्रिया 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिकी होती है: अटेंशन, ध्यान; एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय भागीदारी; एरर फीडबैक, गलतियों से सीखना; और कंसोलिडेशन, जानकारी को मजबूत बनाना। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हमारा दिमाग कैसे एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन की तरह काम करता है और कैसे सही वातावरण और अभ्यास से हम अपनी लर्निंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप सीखने के तरीके को समझकर इसे और प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक अनमोल खजाना साबित होगी। आइए इस रोचक यात्रा को विस्तार से समझते हैं। चैप्टर 1, दी ब्रेन, ए लर्निंग मशीन। मनुष्य का मस्तिष्क सबसे जटिल और शक्तिशाली लर्निंग मशीन है, जो हर पल नई जानकारियों को ग्रहण करता है, उनकी व्याख्या करता है और उनका विश्लेषण करके उन्हें अपनी स्मृति में संग्रहित करता है। ये प्रक्रिया किसी कंप्यूटर से भी अधिक उन्नत है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क केवल डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि उसे समझकर और अनुभवों से जोड़कर एक बेहतर भविष्यवाणी करने वाला तंत्र भी बनाता है। लेखक स्टानिस्लास डेहाइने इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क किस तरह से सीखता है, किस प्रकार नई जानकारी को स्वीकार करता है और उसे कैसे लंबे समय तक याद रखता है। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया का आधार न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो यह सिद्ध करती है कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार बदलता और विकसित होता रहता है। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं, तो मस्तिष्क की कोशिकाएं नए तंत्रिका संबंध, न्यूरल कनेक्शंस बनाती हैं। जितना अधिक हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, ये संबंध उतने ही मजबूत होते जाते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा बोलना सीखता है, तो वह धीरे धीरे ध्वनियों को पहचानना, उन्हें शब्दों में बदलना और फिर पूरे वाक्य बनाना शुरू करता है। ये सब मस्तिष्क के अंदर लगातार बनने वाले तंत्रिका संबंधों के कारण संभव होता है। लेखक बताते हैं कि नवजात शिशु का मस्तिष्क जन्म से ही सीखने के लिए तैयार होता है। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, वह अपने आसपास की ध्वनियों और दृष्टिगत चीज़ों का निरीक्षण करना शुरू कर देता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एक छोटा बच्चा भी जटिल पैटर्न को समझने और उनमें छिपे नियमों को पहचानने में सक्षम होता है। इसी वजह से बच्चे नई भाषा बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जबकि वयस्कों के लिए यह प्रक्रिया कठिन हो जाती है। मस्तिष्क की सीखने की क्षमता को समझने के लिए लेखक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ जानकारी ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन की तरह काम करता है। जब हम कोई नया विषय सीखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसमें मौजूद पैटर्न्स और नियमों को समझकर यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि आगे क्या होगा। अगर हमारा अनुमान सही निकलता है, तो हमारा दिमाग इसे अपने ज्ञान का हिस्सा बना लेता है। लेकिन अगर अनुमान गलत होता है, तो मस्तिष्क तुरंत इस गलती को सुधारने की कोशिश करता है और इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, तो वह बार बार गिरता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क अभी बैलेंस बनाए रखने की प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पाया है। लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास करता है, उसका मस्तिष्क नए पैटर्न्स और मोटर स्किल्स को विकसित करता है और अंततः वह बिना किसी परेशानी के साइकिल चलाने में सक्षम हो जाता है। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाते हैं कि सीखने की गति को तेज करने के लिए 3 प्रमुख कारक जिम्मेदार होते हैं: ध्यान केंद्रित करना, सक्रिय रूप से सीखना और गलतियों से सीखकर सुधार करना। जब हम किसी विषय पर पूरा ध्यान देते हैं, तो हमारा दिमाग उस जानकारी को
अधिक प्रभावी ढंग से संसाधित करता है। यदि हम सिर्फ पढ़ते या सुनते हैं तो जानकारी अधिक समय तक स्मृति में नहीं रहती, लेकिन जब हम स्वयं किसी विषय पर काम करते हैं, उसे लिखते हैं या उस पर चर्चा करते हैं, तो वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में गहराई से अंकित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम गलतियां करते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो हमारा मस्तिष्क उन गलतियों को याद रखता है ताकि भविष्य में उन्हें दोहराने से बच सके। लेखक इस अध्याय के अंत में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लर्निंग मशीन है जो लगातार अनुभवों से सीखता रहता है। अगर हम अपने सीखने के तरीकों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को सुधारें, अधिक सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करें और गलतियों से सीखने का दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम किसी भी विषय को अधिक प्रभावी और तेजी से सीख सकते हैं। चैप्टर 2 अटेंशन, द पावर टू फोकस। सीखने की प्रक्रिया में ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम कोई नया कौशल या जानकारी सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अपने चारों ओर से आने वाली हजारों जानकारियों में से केवल उन्हीं को चुनता है जो उसके लिए आवश्यक होती हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। लेखक स्टानिस्लास डेहेन इस अध्याय में समझाते हैं कि हमारा ध्यान कैसे काम करता है, क्यों यह सीखने के लिए ज़रूरी है और किन तरीकों से हम अपनी अटेंशन स्पैन को बढ़ाकर अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। हमारा मस्तिष्क हर क्षण अनगिनत ध्वनियों, दृश्यों और सूचनाओं से घिरा रहता है, लेकिन यह हर चीज़ को समान रूप से प्रोसेस नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी व्यस्त सड़क पर चल रहे हैं तो हमारे आसपास गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, हवा की आवाज़ और अन्य कई चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम किसी मित्र से बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उसकी आवाज़ पर केंद्रित रहता है। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग स्वचालित रूप से यह तय कर लेता है कि किस जानकारी पर ध्यान देना है और किसे अनदेखा करना है। यही ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। लेखक बताते हैं कि हमारा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा नियंत्रित होती है, जो मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने, योजना बनाने और एक लक्ष्य पर फोकस करने में मदद करता है। जब हम पूरी तरह से ध्यान लगाकर कुछ सीखते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को लंबे समय तक याद रखता है। लेकिन जब हमारा ध्यान भटकता है तो सीखने की प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है और हम जल्दी भूलने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ध्यान सीमित संसाधन है। अगर हम बहुत लंबे समय तक बिना रुके किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है और फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी पद्धति है जिसमें 25 मिनट तक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। यह तकनीक दिमाग को ताजगी देती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए लेखक कुछ प्रमुख तरीकों का सुझाव देते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां कोई व्याकुलता, डिस्ट्रैक्शन न हो। अगर हम किसी विषय पर पूरी तरह से फोकस करना चाहते हैं तो हमें मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी या अन्य डिजिटल डिवाइसेस से दूरी बनानी चाहिए। दूसरा तरीका माइंडफुलनेस और मेडिटेशन है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, उनकी अटेंशन स्पैन दूसरों की तुलना में अधिक होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया के शोर से बचकर केवल एक ही चीज़ पर पूरी तरह से फोकस करना सीखता है। यही कारण है कि कई सफल व्यक्ति, चाहे वे बिजनेसमैन हों, खिलाड़ी हों या कलाकार, अपनी दिनचर्या में ध्यान और माइंडफुलनेस को शामिल करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में नींद और आराम का भी गहरा संबंध है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारा मस्तिष्क पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता और ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। अच्छी नींद से हमारा दिमाग उन जानकारियों को व्यवस्थित करता है जिन्हें हमने दिन भर में सीखा होता है। नींद के दौरान मस्तिष्क नई सीखी गई जानकारियों को मजबूत करता है और उन्हें दीर्घकालिक स्मृति में परिवर्तित करता है। इसी वजह से छात्रों को देर रात तक जागकर पढ़ने की बजाय नियमित रूप से अच्छी नींद लेने की सलाह दी जाती है ताकि उनकी सीखने की क्षमता बेहतर हो सके। लेखक
इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हमारा ध्यान दो प्रकार का होता है। एक वह जिसे हम स्वेच्छा से केंद्रित करते हैं और दूसरा वह जो अचानक किसी चीज़ की ओर आकर्षित हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी किताब को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो यह स्वेच्छा से ध्यान केंद्रित करने का उदाहरण है। लेकिन अगर अचानक कमरे में कोई तेज आवाज़ हो जाए और हम किताब छोड़कर उसकी ओर देखने लगे तो यह बाहरी दुनिया से ध्यान भटकने का उदाहरण है। इस अध्याय के अंत में लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ध्यान केंद्रित करने की शक्ति ही सीखने की असली कुंजी है। अगर हम सही वातावरण तैयार करें, डिजिटल व्याकुलताओं से बचें, छोटे छोटे ब्रेक लें और नियमित रूप से मेडिटेशन करें तो हम अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाकर किसी भी विषय को अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। चैप्टर 3, एक्टिव एंगेजमेंट, बीइंग फुली इन्वॉल्व्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया केवल जानकारी ग्रहण करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें हमारी सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम कोई विषय केवल पढ़ते या सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन जब हम खुद को उस विषय में पूरी तरह से शामिल कर लेते हैं, जैसे उस पर चर्चा करते हैं, उसे लिखते हैं, उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, तब हम वास्तव में उसे गहराई से समझ पाते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमें अपने दिमाग को पूरी तरह से उस कार्य में संलग्न करना चाहिए जिसे हम सीख रहे हैं। एक्टिव एंगेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण उन छात्रों में देखा जा सकता है जो किसी विषय को केवल याद करने के बजाय उसे अपने अनुभवों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र भौतिकी के किसी सिद्धांत को सिर्फ किताबों में पढ़ता है तो उसे कुछ समय बाद वह भूल सकता है। लेकिन अगर वह उसी सिद्धांत को किसी प्रयोग के माध्यम से समझे तो वह लंबे समय तक याद रहेगा। इसी वजह से वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि वहाँ छात्र केवल पढ़ते नहीं बल्कि उन सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में लागू भी करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क सक्रिय रूप से सीखने के लिए अनुकूलित है। जब हम किसी विषय पर स्वयं कार्य करते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स अधिक मजबूती से जुड़ते हैं और जानकारी को बेहतर तरीके से स्टोर करते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी खेल को देखकर सीखने की तुलना में उसे खुद खेलना ज़्यादा प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तैराकी सीखना चाहता है तो केवल वीडियो देखकर या किताबें पढ़कर वह तैराक नहीं बन सकता। उसे पानी में उतरकर खुद प्रयास करना होगा, तब जाकर उसका दिमाग इस कौशल को विकसित करेगा। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम किसी विषय में पूरी तरह से सक्रिय भागीदारी निभाते हैं तो हमारे दिमाग में रिट्रीवल प्रैक्टिस नामक प्रक्रिया शुरू होती है। इसका अर्थ यह है कि जब हम कोई जानकारी बार बार दोहराते हैं और उसे खुद से पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वह जानकारी हमारी दीर्घकालिक स्मृति में गहराई से बस जाती है। यही कारण है कि परीक्षाओं की तैयारी में सेल्फ टेस्टिंग एक प्रभावी तरीका माना जाता है। अगर कोई छात्र सिर्फ किताबें पढ़ता है तो वह बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन अगर वह खुद से प्रश्न पूछे और उनके उत्तर लिखे तो वह विषय को बेहतर तरीके से याद रख पाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए लेखक कुछ प्रभावी रणनीतियों का सुझाव देते हैं। पहला तरीका टीचिंग मेथड है, जिसमें हम किसी विषय को खुद सीखने के बाद किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी और को कोई चीज़ सिखाते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस जानकारी को और गहराई से प्रोसेस करता है। इसीलिए शिक्षक और प्रशिक्षक आमतौर पर किसी भी विषय को अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं, क्योंकि वे उसे बार बार दूसरों को सिखाते हैं। दूसरा तरीका हैंड्स ऑन लर्निंग है, जिसमें हम किसी विषय को केवल सैद्धांतिक रूप से पढ़ने के बजाय उसे व्यावहारिक रूप से अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र गणित के किसी कठिन प्रश्न को हल करना चाहता है तो उसे केवल सिद्धांत समझने से ज़्यादा खुद से अभ्यास करने पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति नई भाषा सीखना चाहता है तो उसे केवल शब्दों को पढ़ने के बजाय उन्हें बोलने, लिखने और रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा तरीका इंटरलीविंग है, जिसमें हम एक ही विषय को बार बार रटने की बजाय अलग अलग तरीकों से उसे सीखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गणित के सवाल हल कर रहा है तो उसे केवल एक ही प्रकार के सवालों को बार बार हल करने के बजाय विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे दिमाग की लचीलापन,
फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हम किसी भी समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। लेखक इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमें अपने दिमाग को चुनौती देने की ज़रूरत होती है। अगर हम कोई विषय बहुत आसानी से सीख लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और हम उसे जल्दी भूल सकते हैं। लेकिन अगर कोई विषय कठिन हो और हमें उसे समझने में मेहनत करनी पड़े तो हमारा दिमाग अधिक गहराई से सोचता है और उस जानकारी को लंबे समय तक याद रखता है। इसी कारण से कठिन विषयों को सीखने की कोशिश करना दीर्घकालिक रूप से लाभदायक होता है। इस अध्याय के अंत में लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बेहद ज़रूरी है। अगर हम किसी विषय को केवल सुनने या पढ़ने के बजाय खुद उस पर काम करें, उसे लिखें, उस पर चर्चा करें और दूसरों को सिखाने की कोशिश करें, तो वह ज्ञान हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। इसलिए सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम खुद को पूरी तरह से उस प्रक्रिया में शामिल करें और नई जानकारियों को सिर्फ ग्रहण करने की बजाय उन पर व्यावहारिक रूप से काम करें। चैप्टर 4 फीडबैक द सीक्रेट टू इम्प्रूविंग लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या किसी विषय में महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो यह ज़रूरी होता है कि हमें सही दिशा में मार्गदर्शन मिले। बिना फीडबैक के हमारा दिमाग ये नहीं समझ पाता कि हमने क्या सही किया और क्या गलत। सही फीडबैक हमें अपनी गलतियों को पहचानने, उन्हें सुधारने और लगातार बेहतर बनने में मदद करता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि फीडबैक कैसे काम करता है, ये सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है और इसे अधिक प्रभावी तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क एक भविष्यवाणी मशीन की तरह काम करता है। जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो हमारा दिमाग ये अनुमान लगाता है कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर हमारा अनुमान सही होता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम उस ज्ञान को अपनी स्मृति में मजबूत कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा अनुमान गलत निकलता है तो हमारा दिमाग तुरंत अपनी रणनीति बदलता है और नई जानकारी को समायोजित करने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया तभी प्रभावी हो पाती है जब हमें हमारी गलतियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाए। यही फीडबैक का महत्व है। फीडबैक 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक फीडबैक और नकारात्मक फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक तब मिलता है जब हम कोई कार्य सही तरीके से करते हैं और हमें उसकी सराहना या पुष्टि मिलती है। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और हमें प्रेरित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब एक शिक्षक अपने छात्र को उसकी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करता है तो वह छात्र और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। दूसरी ओर, नकारात्मक फीडबैक तब मिलता है जब हम कोई गलती करते हैं और हमें बताया जाता है कि हमें क्या सुधारने की ज़रूरत है। हालांकि अगर नकारात्मक फीडबैक सही तरीके से दिया जाए तो यह हमारे सीखने की गति को तेज़ कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पियानो सीख रहा है और उसका शिक्षक उसे यह बताता है कि वह किसी विशेष नोट को गलत बजा रहा है तो वह तुरंत अपनी गलती सुधार सकता है और अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेखक बताते हैं कि प्रभावी फीडबैक वह होता है जो स्पष्ट, रचनात्मक और समय पर दिया जाए। अगर फीडबैक अस्पष्ट हो तो सीखने वाले को यह समझने में कठिनाई होगी कि उसे वास्तव में क्या सुधारना है। उदाहरण के लिए, अगर एक शिक्षक केवल यह कहे कि तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है तो यह फीडबैक ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर शिक्षक यह कहे कि तुम्हारे उत्तर बहुत अच्छे हैं लेकिन तुम्हें अपनी व्याकरण संबंधी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए तो यह अधिक उपयोगी होगा। इसी तरह, अगर फीडबैक बहुत देर से दिया जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए किसी भी गलती को सुधारने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देना सबसे अच्छा तरीका होता है। सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमें खुद को फीडबैक देने की आदत डालनी चाहिए। जब हम आत्मविश्लेषण, सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और मजबूतियों का बेहतर अंदाजा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति भाषण देने का अभ्यास कर रहा है तो वह अपनी रिकॉर्डिंग सुनकर खुद ही यह समझ सकता है कि उसे कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। इसी तरह, किसी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को यह देखना चाहिए कि वह किन विषयों में कमज़ोर है और उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। लेखक बताते हैं कि सबसे प्रभावी फीडबैक वह होता है जो हमें हमारे प्रयासों पर केंद्रित रहने के लिए प्रेरित करे।
कई बार लोग केवल परिणामों पर ध्यान देते हैं और ये भूल जाते हैं कि असली सफलता लगातार प्रयास करने में है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा गणित का एक कठिन सवाल हल करने की कोशिश कर रहा है और उसे बार बार गलत उत्तर मिल रहा है, तो उसे ये बताने की ज़रूरत है कि उसकी कोशिश महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षक केवल यह कहे कि तुम गलत हो, तो बच्चा हतोत्साहित हो सकता है। लेकिन अगर शिक्षक ये कहे कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, बस थोड़ा और ध्यान दो, तो इससे बच्चे का आत्मविश्वास बना रहेगा और वह आगे भी प्रयास करता रहेगा। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना एक प्रभावी फीडबैक सिस्टम का हिस्सा है। जब हम अपनी गलतियों को सकारात्मक रूप से लेते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखते हैं, वे अधिक तेज़ी से और प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इस अध्याय के अंत में लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर हमें सही समय पर सही फीडबैक मिले, तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और अधिक कुशलता से सीख सकते हैं। इसी तरह हमें खुद को भी नियमित रूप से आत्म-मूल्यांकन करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम यह समझ सकें कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक और रचनात्मक रूप से फीडबैक का उपयोग करते हैं, तो हमारी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। चैप्टर 5, कंसोलिडेशन, द आर्ट ऑफ मेकिंग लर्निंग परमानेंट। सीखने की प्रक्रिया केवल नई जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसे लंबे समय तक याद रखना और उसका सही उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हमारा मस्तिष्क हर दिन हजारों नई जानकारियां ग्रहण करता है, लेकिन उन सभी को लंबे समय तक याद नहीं रखता। केवल वे जानकारियां जिनका सही तरीके से पुनरावलोकन और अभ्यास किया जाता है, हमारी दीर्घकालिक स्मृति में सुरक्षित रहती हैं। इस प्रक्रिया को कंसोलिडेशन कहा जाता है। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या कोई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वह पहले हमारी अल्पकालिक स्मृति में दर्ज होती है। यदि उस पर ध्यान न दिया जाए या उसे दोहराया न जाए, तो वह जल्दी ही हमारे दिमाग से मिट जाती है। लेकिन जब हम उस जानकारी को बार बार दोहराते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, तो वह हमारी दीर्घकालिक स्मृति का हिस्सा बन जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मिट्टी के एक गीले रास्ते पर बार बार चलने से वह पक्का हो जाता है और वहाँ स्थायी निशान बन जाते हैं। नींद इस प्रक्रिया में बेहद अहम भूमिका निभाती है। जब हम सोते हैं, तो हमारा मस्तिष्क दिन भर की सीखी हुई जानकारियों को व्यवस्थित करता है। जो जानकारी महत्वपूर्ण होती है, उसे यह दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करता है, जबकि जो फालतू होती है उसे हटा देता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग किसी चीज़ को सीखने के बाद पर्याप्त नींद लेते हैं, वे उसे ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। यही कारण है कि देर रात तक पढ़ाई करने की तुलना में नियमित रूप से पढ़ाई करने और अच्छी नींद लेने से सीखने की क्षमता बेहतर होती है। कंसोलिडेशन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए स्पेस्ड प्रैक्टिस यानी अंतराल के साथ अभ्यास करना बेहद ज़रूरी होता है। जब हम किसी चीज़ को बार बार थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर दोहराते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे अधिक मजबूती से याद रखता है। यदि कोई छात्र परीक्षा के ठीक पहले रात भर पढ़ाई करता है, तो वह ज़्यादा जानकारी ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन यदि वह कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा पढ़ता है और उसे दोहराता है, तो वह बेहतर तरीके से याद रख पाता है। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक्टिव रिकॉल यानी सक्रिय पुनरावृत्ति भी ज़रूरी होती है। जब हम किसी चीज़ को केवल पढ़ने के बजाय उसे खुद से याद करने की कोशिश करते हैं, तो वह ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी स्मृति में दर्ज हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र किसी विषय को पढ़ने के बाद खुद से प्रश्न पूछता है और जवाब देने की कोशिश करता है, तो उसकी याददाश्त ज़्यादा मजबूत होती है। जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे हमारे पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ना भी बहुत उपयोगी होता है। जब हम किसी नई चीज़ को अपने पहले से ज्ञात तथ्यों से जोड़ते हैं, तो उसे भूलने की संभावना कम हो जाती है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखते समय नए शब्दों को अपनी मातृभाषा के शब्दों से जोड़ता है, तो उसे उन्हें याद रखने में आसानी होती है। भावनाओं की भूमिका भी सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। जिन जानकारियों से हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है, वे ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं।
यदि कोई अनुभव हमारे लिए खुशी, डर, आश्चर्य या दुख जैसी भावनाएं लेकर आता है, तो हमारा मस्तिष्क उसे अधिक मजबूती से संग्रहित करता है। इसी कारण से बचपन की कुछ घटनाएं हमें जीवन भर याद रहती हैं, जबकि हाल ही में देखी गई कोई सामान्य चीज हम जल्दी भूल जाते हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष ये है कि सीखने को स्थायी बनाने के लिए सही रणनीतियों का पालन करना जरूरी है। नींद, दोहराव, एक्टिव रिकॉल, एसोसिएशन और भावनात्मक जुड़ाव जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम अपनी सीखने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम केवल पढ़ने के बजाय उसे समझने और दोहराने की कोशिश करें, तो हमारी स्मृति अधिक प्रभावी हो जाती है। सही तरीकों से किया गया अभ्यास और व्यवस्थित रूप से संग्रहित की गई जानकारी हमें न केवल सीखने में मदद करती है, बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी अधिक सक्षम बनाती है। चैप्टर 6, अटेंशन, द की टू डीप लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया में ध्यान यानी अटेंशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमारा मस्तिष्क हर पल असंख्य सूचनाओं को ग्रहण करता है, लेकिन वह केवल उन्हीं सूचनाओं को व्यवस्थित करता है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हमारा ध्यान बंटा हुआ हो तो सीखने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और हमें कोई भी जानकारी लंबे समय तक याद नहीं रहती। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ध्यान कैसे काम करता है, यह सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है और इसे बढ़ाने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा सकते हैं। जब हम किसी विषय को सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन अगर हम एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो मस्तिष्क की क्षमता बंट जाती है और हम कुछ भी गहराई से नहीं सीख पाते। ये ठीक उसी तरह है जैसे अगर हम एक ही समय में कई रेडियो स्टेशनों को सुनने की कोशिश करें तो हमें कोई भी स्टेशन साफ साफ सुनाई नहीं देगा। इसी तरह जब हम पढ़ाई करते समय बार बार मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं या अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है और सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। लेखक बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें डीप वर्क यानी गहरे ध्यान की आदत डालनी चाहिए। जब हम किसी काम को बिना किसी रुकावट के लगातार कुछ समय तक करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे अधिक प्रभावी ढंग से ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र 1 घंटे तक बिना किसी रुकावट के पढ़ाई करता है तो वह ज़्यादा सीख पाएगा बनिस्बत इसके कि वह हर 5 मिनट में अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन चेक करे। वैज्ञानिक शोध ये साबित करते हैं कि जब हम बिना किसी व्यवधान के किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी स्मृति बेहतर काम करती है और हम जल्दी सीखते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमारा मस्तिष्क अधिकतम ध्यान केवल एक सीमित समय तक ही केंद्रित रख सकता है। आमतौर पर हमारा ध्यान 25 से 45 मिनट तक पूरी तरह केंद्रित रह सकता है, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें पोमोडोरो तकनीक जैसी विधियों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें हम 25 से 30 मिनट तक गहराई से काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे हमारा दिमाग तरोताज़ा रहता है और हम लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण तरीका ये है कि हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने वर्तमान कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना और अनावश्यक विचारों से बचना। जब हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और अधिक कुशलता से काम करने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 10 मिनट तक गहरी सांस लेने और अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास करता है तो उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। सीखने की प्रक्रिया में ध्यान बढ़ाने के लिए यह भी ज़रूरी है कि हम अपने अध्ययन या कार्य के माहौल को व्यवस्थित रखें। यदि हम एक शांत और व्यवस्थित वातावरण में पढ़ाई करते हैं तो हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहता है। वहीं अगर हमारे आसपास बहुत अधिक शोर शराबा या व्याकुल करने वाले तत्व होते हैं तो हमारा दिमाग भटक जाता है और हम सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस अध्याय के अंत में लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ध्यान केंद्रित करना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। यदि हम एक समय में केवल एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, अपने अध्ययन या कार्य के माहौल को व्यवस्थित रखते हैं, माइंडफुलनेस और गहरे ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमारी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। ध्यान केंद्रित करने की यह क्षमता न केवल पढ़ाई और काम में मदद करती है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन को भी अधिक उत्पादक
और सफल बनाती है। तो दोस्तों, हाउ वी लर्न हमें यह सिखाती है कि सीखना कोई रहस्य नहीं बल्कि एक विज्ञान है। अगर हम सही तकनीकों का इस्तेमाल करें तो हम किसी भी विषय को तेजी से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया में 6 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहला, ध्यान केंद्रित करना। अगर हमारा ध्यान भटक रहा है तो हमारा दिमाग नई जानकारी को स्टोर नहीं कर सकता। दूसरा, स्मृति में मजबूती लाने के लिए दोहराव, लेकिन बिना सोचे समझे रटने की बजाय स्पेस्ड प्रैक्टिस यानी सही अंतराल पर दोहराव करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तीसरा, अच्छी नींद लेना। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरे दिन की सीखी हुई चीजों को व्यवस्थित करता है। चौथा, नई जानकारी को पहले से सीखी हुई चीजों से जोड़ना। अगर हम किसी नई चीज को अपने पुराने ज्ञान के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा दिमाग उसे तेजी से पकड़ता है। पांचवा, स्वयं परीक्षण करना। सिर्फ पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि हम खुद से सवाल पूछें और जवाब देने की कोशिश करें। और आखिरी, गलतियों से सीखना। जब हम कोई गलती करते हैं और उसे सुधारते हैं तो हमारा दिमाग उसे और भी मजबूती से याद रखता है। अगर आप भी अपनी सीखने की क्षमता को तेज करना चाहते हैं तो इन सभी तकनीकों को अपनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बुक्स इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग।